हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रताप शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो जगत प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा जगत बोल सकते हैं आप, वो आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जो शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रोटिस्टा जगत में पढ़ने से पहले हम जो इनके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनका जो खोज किया, ध्यान दीजिएगा, इनका जो खोज किया था वो किया एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो लिया ये किंगडम प्रोटिस्टा का खोज किया था 1675 में। हम बोले आपको क्या कि किंगडम प्रोटिस्टा का जो खोज किया वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1645 में किया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोटिस्टा है, ये जो प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा का अर्थ होता है फर्स्ट। अब फर्स्ट मतलब होता है पहला। तो ये जो प्रोटिस्टा का अर्थ जो फर्स्ट होता है, ये जो प्रोटिस्टा का अर्थ फर्स्ट होता है, इनके बारे में ये जो बात है, ये जो प्रोटिस्टा का मतलब फर्स्ट होता है, इनके बारे में सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट हैकेल नाम का वैज्ञानिक ने 1866 में बताया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा का अर्थ होता है फर्स्ट मतलब पहला। इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया? बोलेंगे अर्नेस्ट हैकेल, वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल ने इसके बारे में सबसे पहले 1866 में बताया था। ठीक है, हम बोले आपको कि प्रोटिस्टा जगत का जो खोज किया वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1635 में किया। और ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का अर्थ है फर्स्ट, और इनके बारे में सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने 1866 में बताया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जो यहाँ सब आगे बढ़ते हैं और उनके बाद जो है आप लोगों से हम बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इनके बारे में आपको एक करके पॉइंट आपको बताते चले जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोले कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट में क्या आपको बोले कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो क्या होता है? यूकैरियोटिक। अब आप लोगों को यहाँ पर हम यूकैरियोटिक आप लोगों को बताए थे। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को हम बताए थे यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लिखा है ध्यान दीजिए, यहां पर यू, दूसरा कैरियोटिक। ये जो यू है, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू मतलब होता है सत्य। ठीक है, और दूसरा है कैरियोटिक। ये जो कैरियोटिक, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, तो बोले क्या कि ऐसे जीव, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसे जीव जिसमें सत्य केंद्रक, जिसमें सही केंद्रक पाई जाती है, मतलब ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु, बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसमें सही केंद्रक पाई जाती है, जिसमें सही केंद्रक पाई जाती है, उसे जो सही केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। बोले कि आपको पूछा जाए यूकैरियोटिक क्या है, हम बोले क्या ऐसी जीव, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसमें सही केंद्रक पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही हम आपको बोले कि जो प्रोटिस्टा जगत की जो जीव है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। बोले प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो क्या होता है? यूकैरियोटिक जीव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? उनमें सही केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है ना, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो वही बोले आपको कि ये जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ना, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं
वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक और एक साथ साथ जो है वो उसमें क्या हुआ, सही केंद्रक भी पाया जाता है और क्या हो गया उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है उसमें पाई जाती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनमें पाया जाता है। चलिए अब जो हम आप लोगों से बात कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम बोले आपको क्या कि ये जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, इसके कुछ जीव जो होते हैं, बोले इसके कुछ जीव जो होते हैं वो नमी वाले स्थान पाया जाता है, कुछ स्थल पे पाए जाते हैं और कुछ जल में, यानी अधिकांश जो होते हैं वो जल पाया जाता है और कुछ स्थल पर, कुछ नमी वाले जगह पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो आगे आगे आप लोग बता रहे हैं, बोले क्या कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं यह सपोषी भी होते हैं, सपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। ध्यान दीजिए, हम बोले कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वह सपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाले थे, बोले क्या कि जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है ये सपोषी और विषमपोषी। तो आपको हम बता दें सपोषी का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं, बोले ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, बोले ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे सपोषी, फिर या तो फिर उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। आपको हम बताए थे कि पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो तरह के, एक सपोषी और एक विषमपोषी। आपको बताए थे एक सपोषी और एक विषमपोषी। सपोषी में आपको बोले थे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे सपोषी कहते हैं, और विषमपोषी में आपको बोले थे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जिंदा या मरी चीजों पर निर्भर रहता है। ध्यान दीजिए, विषमपोषी का मतलब क्या हो जाता है, हम बात के हेटेरोट्रॉफ में क्या बोले कि ऐसी जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जिंदा या मरी चीजों पर निर्भर रहता है उसे कहते हैं विषमपोषी। ठीक है, जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जिंदा या मरी चीजों पर निर्भर है उसे कहते हैं विषमपोषी। तो वही बोले कि इसमें जो कुछ जीव आते हैं जो सपोषी है, कुछ जीव है क्या वो विषमपोषी है। जैसे हो गया अलगी नहीं, जैसे हो गया यूग्लिना। यूग्लिना जो हो गया वो सपोषी है, वो इसी के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम आगे बात कर रहे हैं वो आगे हम जो बात बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है, ध्यान दीजिएगा, बोले कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है, प्रोटिस्टा जगत के जीव में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है, कुछ जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, और जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल के अलावे जो है इनमें जो क्लोरोफिल की जो टाइप है वो सब भी जो है इन जगत के जीव में पाया जाता है। जिससे कुछ का भूरा होता है, किसी का कलर जो है जेंटोफिल के कारण जो है वो किसी का पीला होता है कलर, है ना, तो वो जो है इसमें पाया जाता है। अगला क्या बोले आप लोगों को कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के इसमें जनन होता है। बोले क्या कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है इसमें लैंगिक जनन भी होते हैं और अलैंगिक जनन भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट बताते हैं आप लोगों को कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। बोले प्रोटिस्टा जगत के कुछ जो जीव है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स। जैसे क्या है फाइटोप्लैंक्टन जो है, बोले कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन जो है जो जल में पाया जाता है, कुछ जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये क्या जल में पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, और कुछ जो प्रोटिस्टा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जिसे जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो फाइटोप्लैंक्टन आप लोग जो तालाब देख रहे हैं, तालाब में देखे होंगे कि तालाब का पूरा पानी जो है पूरा एकदम लाल तरह का एकदम पूरा तालाब में फैला हुआ है, या तो फिर आप देखे होंगे कि पूरा तालाब में हरा रंग का पूरा पानी दिख रहा है ना, पूरा एकदम हरा हो गया है। तो यही है फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से जो है तालाब पूरा लाल तरह का दिखाई देता है या हरा दिखाई देता है, वो फाइटोप्लैंक्टन की वजह से होता है। चलिए बताते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आप लोगों को बता दिए क्या कि प्रोटिस्टा जो जगत है इनको समझने के लिए प्रोटिस्टा जगत को 3 समूह बांटा गया। तो सबसे पहले आप लोगों को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, दूसरा का नाम है स्लाइम मोल्ड और तीसरा का नाम है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। हम बोले क्या कि प्रोटिस्टा जगत जो है इनको समझने के लिए इनको 3 समूह में बांटा गया। बोले प्रोटिस्टा जगत को जो है इनको समझने के लिए 3 समूह बांटा गया। सबसे पहला समूह का जो है वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, उसको प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हो गया, और दूसरा जो गया वो है स्लाइम मोल्ड, और तीसरा का नाम क्या हो गया तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। तो सबसे पहला जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो है प्रकाश संश्लेषी जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो है इसमें क्या बोलेंगे, बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बोले ऐसी प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है उसे फोटोसिंथेटिक, उसे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले ऐसी प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है
हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, वो बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसी को कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, या तो उसी को बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल में आता है यूग्लिना आ जाता है, इसी के एग्जाम्पल में यूग्लिना आते हैं, पेरानिमा आ जाता है, डायटम आ जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत में जो है यूग्लिना हो गया, पेरानिमा हो गया और डायटम। आप लोग यहाँ पर बता दें कि ये जो डायटम है इसे गोल्डन अलगा भी कहते हैं, डायटम को जो है गोल्डन अलगा भी कहते हैं, गोल्डन अलगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है डायटम को गोल्डन अलगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब जो हम आप लोगों को यहाँ पर बात की कि इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा क्या बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रकाश संश्लेषण, जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस और उसी को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा आप लोगों को बता दे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बैटिंग में पढ़े होंगे, परिभाषा में क्या बोले कि हरे पौधे, ध्यान दीजिएगा, बोले हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, बोले हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा मिट्टी से जल लेकर पादप अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए, बोले कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा मिट्टी से जल लेकर पादप अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले हरे पौधे, बोले कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, बोले हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जड़ के द्वारा मिट्टी से जल लेकर पादप अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा मिट्टी से जल लेकर पादप अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा है ये हम लोगों के जैसा दाल चावल सब्जी नहीं बनाता है, ये अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ये अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं और वही ग्लूकोज फिर टूटेगा तो ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, और पौधा अपना विकास करेगा। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है आपको बता दिए। अब दूसरा जो है स्लाइम मोल्ड, अब ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान दीजिएगा। स्लाइम मोल्ड जो है इसमें ऐसा प्रोटिस्टा का समूह है जिसमें कवक और जंतु दोनों का गुण दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, क्या बोले, हम बोले क्या कि ऐसी प्रोटिस्टा, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी प्रोटिस्टा का समूह, ध्यान दीजिए, हम बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा का समूह जिसमें जंतु और कवक दोनों का गुण दिखाई देता है। हम बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा का समूह, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी प्रोटिस्टा का समूह जिसमें जंतु और कवक दोनों का गुण दिखाई देता है, उसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा का समूह, हम बोले ऐसी प्रोटिस्टा का समूह जिसमें जंतु मतलब एनिमल और कवक मतलब फंजा है ना, दोनों का गुण दिखाई दे। वही बोले कि ऐसी प्रोटिस्टा जिसमें जंतु और कवक दोनों का गुण दिखाई देता है उसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं, है ना, उसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं। और इसी के एग्जांपल में आप देख रहे हैं क्या क्या आता है, तो फाइसेरम, क्या नाम है, फाइसेरम हो गया और फ्यूलिगो हो गया। इसके अंदर में दोनों का गुण दिखाई देगा, किसका, तो एनिमल का भी दिखाई देगा और उसी में कवक का। तो इसी को कहा जाता है एनिमल, इसको एनिमल कवक के भी नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं एनिमल कवक। स्लाइम मोल्ड को एनिमल कवक के भी नाम से जानते हैं ना, एनिमल फंजाई के भी नाम से जानते हैं, एनिमल फंजाई के नाम से भी स्लाइम मोल्ड को एनिमल फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एनिमल का भी गुण दिखाई देता है और कवक का भी गुण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा का, तीसरा है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिए। हम बोले क्या यह एक कोशिकीय जीव, ध्यान दीजिए, हम बोले क्या कि इसके अंतर्गत जो है एक कोशिकीय जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं, मतलब कुछ जो है विषमपोषी मतलब क्या, कुछ मरा हुआ चीजों पर निर्भर करता है, वो जीवित चीजों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कुछ जीव जो है वो जिंदा पे निर्भर करता है, कुछ मरा। वही बोले कि प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है ऐसे जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ध्यान दीजिए, बोले कि इसके अंदर जो ऐसे जीव आते हैं जो ऐसी प्रोटिस्टा का समूह जो एक कोशिकीय होते हैं और साथ में कोशिकीय होने के साथ साथ में क्या वो विषमपोषी हो, मतलब क्या हो गया कि वो जिंदा या मरे चीजों से भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। ठीक है, और उसी के अंतर्गत में कौन आता है, तो अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ बात बोलना चाहेंगे। ये जो प्लाज्मोडियम है, सॉरी अमीबा है, ये जो अमीबा है, अमीबा का आकार जो होते हैं वो अनियमित होती है। अमीबा का आकार जो होता है वो अनियमित होता है, इसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं।
इसी को सूडोपोडिया, जिसके द्वारा ये क्या करता है, गति करता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है ये क्या करता है, गति करता है। चलिए, और ये जो दिख रहा है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यही जो है सूडोपोडिया की तरह काम करता है और जो है चलता है ये। ठीक है, चलिए अब जो आपको बताते हैं कि ये जो अमीबा का जो आकार होता है वो अनियमित होता है। ठीक है, इसका जो आकार, ये जो इसका आकार होता है वो अनियमित होता है। आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा का आकार कैसा, अनियमित होता है। ठीक है, चलिए अब अगला, ये जो पैरामीशियम है, ध्यान दीजिएगा, पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल की तरह का स्लीपर शेप्ड होता है। अमीबा का जो आकार होता है, सॉरी, पैरामीशियम का जो आकार होता है वो स्लीपर शेप्ड होता है। पैरामीशियम का जो आकार होता है स्लीपर शेप्ड होता है, और इसमें जो इस तरह का जो रेसा रेसा निकला हुआ है, इसी का नाम है सिलिया। तो आपको बता दें, अमीबा को चलने के लिए स्यूडोपोडिया होता है, और इसको चलने के लिए जो है सिलिया होता है। इनको चलने के लिए क्या होता है, सिलिया होता है ना, इनको चलने के लिए क्या होता है, सिलिया, और इनको चलने के लिए सिलिया होता है। ठीक है, तो ये जो पैरामीशियम जो है, इनका आकार क्या होता है, चप्पल, स्लीपर शेप होता है, चप्पल का आकार की तरह होता है, और जो है इनमें जो बहुत सारे छोटा छोटा रेसा निकला हुआ रहता है जो हेयर की तरह, उसी को कहते हैं सिलिया, और इसी के द्वारा जो है ये गति करता है। इसी का ये मूवमेंट ऑर्गन है, मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन है, चलन अंग है इनका, इसी से ये जो है चलता है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दिए। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम जो है मानव में जो है, ये प्लाज्मोडियम जो मानव में जो मलेरिया उत्पन्न करते हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये गलत चीज हम लोग पढ़े, हम लोगों को जो है ये चीज रटवा दिया गया है बचपन में, कि आप लोग पूछा जाता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं क्या, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, है ना। मादा एनोफिलीज मच्छर उसका वाहक हो गया। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया उत्पन्न नहीं करते, वो केवल वाहक हो गया, वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम को पहुंचाता है। ये प्लाज्मोडियम जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के सलाइवा में रहता है ना, उसके लार में रहता है। ये जो है प्लाज्मोडियम जो है, ये जो प्लाज्मोडियम वो मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में रहता है। ठीक है, अब वो जो मादा एनोफिलीज मच्छर हम लोगों को जब काटते हैं, तो जब काटने के दौरान उसके लार से ये प्लाज्मोडियम जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और ये प्लाज्मोडियम हम लोगों में मलेरिया उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पूछा जाएगा कि मलेरिया का कारक कौन है, मलेरिया का पैथोजन कौन है, मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, मतलब मलेरिया उत्पन्न कौन करता है, तो मलेरिया उत्पन्न करता है कौन, प्लाज्मोडियम। वो जो मादा एनोफिलीज मच्छर वो वाहक है ना, वो चीज गलत हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के बाद अगर आप लोग कोई पूछेगा कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, और वो जो मादा एनोफिलीज मच्छर था वो केवल वाहक था। ठीक है, वो कैरियर का काम कर रहा था, ढोने का। ठीक है, चलिए अब तो वही बोले कि ये जो प्लाज्मोडियम, अब ध्यान दीजिए, ये प्लाज्मोडियम जो है अपना जीवन काल 2 होस्ट में गुजारती है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपना जीवन चक्र जो है 2 होस्ट में गुजरता है। 2 होस्ट का मतलब 2 शरीर में। ठीक है, पहला शरीर मानव का और दूसरा शरीर मादा एनोफिलीज मच्छर का। ठीक है, पहला शरीर कौन हो गया, मानव, और दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर। तो वही हम आपको बोले कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये 2 होस्ट में, यानी कि 2 होस्ट चाहिए इनको, 2 होस्ट पे रहता है। पहला हो गया मानव और दूसरा हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, तो पहला मानव, मादा एनोफिलीज, तो ये कितना होस्ट का जरूरत है, तो इसको 2 होस्ट का जरूरत होता है, इसमें 2 होस्ट चाहिए। तो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कितना होस्ट में पूरा करता है, तो 2 होस्ट में पूरा करता है। ठीक है, चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा ताकि आप बना पाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को ये बता कि अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर आप लोगों की यूग्लिना बताए थे, है ना, तो यूग्लिना जो आकार होता है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये यूग्लिना है, यूग्लिना में जो निकला हुआ इसी का नाम है फ्लैजेला। ध्यान दीजिए, ये फ्लैजेला है। तो जिस तरह से बैक्टीरिया में फ्लैजेला हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार जो इसमें भी फ्लैजेला हुआ करता है। किसमें, तो ये यूग्लिना है। तो यूग्लिना अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। यही एकमात्र ऐसा जंतु है, यही एकमात्र ऐसा जंतु है यूग्लिना जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जंतु होने के बावजूद, एनिमल होने के बावजूद, ये पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, तो बोलेंगे यूग्लिना। क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना में जो है, इसमें जो है क्लोरोफिल रहता है, इसमें जो है क्लोरोफिल रहता है, इसमें क्लोरोफिल रहता है। इसी वजह से जो है ये अपना वजन स्वयं बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पर, जो इंडिसा है यहाँ पर दिख रहा है, इसी का नाम फ्लैजेला है, और ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, और इसी के द्वारा ये क्या करता है, गति करता है, और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का जो है यहाँ पर हम प्रोटिस्टा वो आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब चलते हैं, अब अगला जो टॉपिक होगा वो आप शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।